चलिए हम लोग होमवर्क डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले सेक्शन सी में बोलिए। सेक्शन सी में बोलिए जल्दी से। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है सेक्शन सी में? नहीं। ठीक है, सेक्शन सी में कोई डाउट नहीं है। सेक्शन डी में बोलिए। सेक्शन डी में कोई डाउट है? नहीं है डाउट? नहीं सर। सेक्शन ई। सर 24। E7 E24 E7 और बोलिए। E12 E12 और बोलिए। E12 के बाद बस यही डाउट है? सर E12 नहीं है, गलती से बोल तो रहे। ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं सर। सर वो भोपाल गैस में जो गैस हुआ था उसका नाम क्या था सर? बताया तो था, मतलब एक बार बताइए। CH3NCO, मिग गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके सर। ठीक है। E7 में क्या बोला है? अ पॉजिटिव कार्बिल अमाइन टेस्ट इज गिवन बाय। कार्बिल अमाइन टेस्ट कौन देगा? कार्बिल अमाइन टेस्ट में हमने क्या बोला है कि जो ये होता है अमीन, प्राइमरी अमीन होता है, वो किससे रिएक्शन करता है? CH3Cl3 KOH, ऐसे ही कुछ होता है रिएजेंट या और कुछ होता है? हाँ सर। हाँ सर। तो NC बना लेता है ना आइसोसाइनेट। या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, है ना? मतलब प्राइमरी अमीन होना जरूरी है। अब जितने भी ऑप्शंस दिए उसमें देख लो प्राइमरी अमीन कौन सा है। जिस पर NN लगा है वो तो प्राइमरी होंगे ही नहीं। 2 N लगे हैं वो तो 3 डिग्री अमीन है, और जिस पर 1 N है वो 2 डिग्री अमीन है। IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग देख लेना, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ प्राइमरी अमीन है। समझ गए? बोलो। हाँ सर। E24 में बोला है, ये ब्यूरेट टेस्ट के बारे में बोला है। तो देखो इसमें क्या होता है। ब्यूरेट टेस्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं क्या? दो मॉलिक्यूल होते हैं अमोनिया के, इसको तुम अगर हीट करोगे तो हमें मिलेगा NH2CO NH2। एक तो ये मिलता है और साथ में अमोनिया रिलीज हो जाता है। ठीक है, फिर अगर इसमें फर्दर तुम ये NaOH और कॉपर सल्फेट ये सब डालोगे एक्वस, तो जो कलर होगा वो कलर वॉयलेट हो जाएगा। वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो ये मिला है हमको और साथ में अमोनिया मिला। अब देख लो कौन से ऑप्शन में है ये। डायरेक्ट टेस्ट है। यूरिया के लिए होता है कि भाई किसी भी चीज में यूरिया है या नहीं, ये पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट करते हैं हम लोग। उसको हीट करते हैं, फिर NaOH कॉपर सल्फेट डालते हैं, तो आंसर 4th आ जाएगा। समझ गए? बोलिए। हाँ सर। और कोई डाउट है? बोलो और सर कोई डाउट है तो। E18 में। E18 E18 में देखो क्या बोला है। E18 वाला रिएक्शन तो कराया है शायद मैंने। जैसे मान लो CHCl3 है, CHCl3 में HNO3 डालते हैं तो क्या बनेगा? ये मैंने नहीं कराया क्या?
इसको ऐसा लिख लो CCl3CH है ना, क्लोरोफॉर्म को। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पर नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि H प्लस अगर यहाँ से निकल जाएगा एसिडिक H, कार्बन पर नेगेटिव आएगा, उसकी जगह NO2 लगा लो तो CCl3NO2 मिल जाएगा। अब सेम रिएक्शन हम लोग करवा सकते हैं Cl2 के साथ NaOH एक्सिस में हो, सॉरी उल्टा कुछ कर दिया मैंने, हाँ Cl2 के साथ, इसके साथ नहीं, इसको Cl2 के साथ एक्सिस में करवा दो और साथ में कौन है NaOH। तो Cl2 के साथ NaOH एक्सिस में होगा तो क्या होगा, जो मेरा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग ना, CH3NO2 सर का दो रिएक्शन कर, रिएक्शन दिए ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। एक तो ये है और एक रिएक्शन दिया है CH3NO2। अब Cl2 के साथ NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे एक्सिस में तो एक एक करके Cl सारे रिप्लेस होते जाएंगे, एक एक करके सारे Cl रिप्लेस हो जाएंगे बस ऐसा हाँ, सर। बनेगा। ये वाला रिएक्शन मैंने पढ़ाया होगा तुमको क्लोरोफॉर्म में, ये वाला रिएक्शन देखना। और कोई है, और कोई डाउट बोलो। चलिए नहीं है डाउट तो ठीक है, पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख देते हैं। अब इस वीक में हमारी आज वाली लास्ट क्लास है ना, ये कल भी है। एरोमेटिक कंपाउंड से एक्सरसाइज 2 कंप्लीट है ना। कितने क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले हैं 4, फिर अरे बस इतने से क्वेश्चन, ये क्या हुआ, अच्छा पार्ट 1 भी तो है 17, ठीक है हाँ सही है। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था हमने स्टार्ट किया था nth ऑर्डर से, ठीक है। nth ऑर्डर के बारे में हम लोग देख रहे थे, ऑलमोस्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके, थोड़ा सा ही बचा है, ठीक है। nth ऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि nth ऑर्डर में जनरल कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हमने निकाल लिया था 1/n - 1 1/n - 1 Ct की पावर n - 1 माइनस 1/C0 की पावर n - 1 इक्वल टू Kt। Kt हाफ निकाला था, उस फार्मूले को याद रखने का जरूरत नहीं है। फिर मैंने एक पॉइंट लिखा था क्या, कि सिर्फ वही रिएक्शन 100% कंप्लीट होती है जिनका ऑर्डर लेस देन 1 होता है। फिर मेथड्स देखे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के, उन मेथड्स में सबसे पहला मेथड था हिट एंड ट्रायल, सेकंड ग्राफिकल मेथड, मैंने बोला था ग्राफ गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, थर्ड हाफ लाइफ मेथड, फोर्थ इनिशियल रेट मेथड फिर देखा था मेथड्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अलग अलग मेजरमेंट के मेथड देखे थे, प्रेशर मेजरमेंट देखा था, बाय टाइट्रेशन देखा, बाय ऑप्टिकल रोटेशन देखा। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में चारों पांचों केस जितने भी थे वो हमने पढ़ लिए थे। चलिए अब लास्ट हमारे पास इस चैप्टर में क्या बचा है, टेम्परेचर, तो उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड आर्हेनियस इक्वेशन। रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और आर्हेनियस इक्वेशन के, इसमें थ्योरी थोड़ी ज्यादा है ना, तो लिखते हैं हम लोग उसको। हम लोग बोलते हैं when temperature of a reaction is increased by 10 degrees Celsius, then rate of reaction increases by 2 to 3 times। हम लोगों ने डायरेक्ट बात बोली है क्या, कि जब हम लोग किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है तो डबल से ट्रिपल के बीच में कुछ ना कुछ होता है, डबल या ट्रिपल, 2 to 3 टाइम्स होता है, ठीक है।
द फैक्टर, हम बोलते हैं द फैक्टर which represents change in the rate of reaction by increasing temperature 10 degrees Celsius is known as temperature coefficient, and it is represented by TC. इसको हम लोग TC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज करें मैं बोलता हूं कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। इसका मतलब कुछ ऐसा है जैसे कि मान लीजिए T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस था, मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना था 1.6 इंटू 10⁻³ अब मैं टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री सेल्सियस करता हूँ, तो डबल मान रहे हैं हम लोग, तो डबल से कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻³ अगर टेम्परेचर और 10 डिग्री फर्दर इंक्रीज करूँ तो वापस डबल हो जाएगा कितना 6.4 इंटू 10⁻³ अगर और 10 डिग्री और इंक्रीज करूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन और डबल हो जाएगी, कितना हो जाएगा 12.8 इंटू 10⁻³ ऐसा हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली कि टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है। हम बोलते हैं जनरली डबल से ट्रिपल होता है, तो उसको हम लोग एक फैक्टर होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, उससे बताते हैं। फैक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका मतलब होता है टीसी। वो किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसी T डिग्री सेल्सियस पर और रेट ऑफ रिएक्शन T + 10 डिग्री सेल्सियस पर। इसका जो रेशो होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को बताता है, और जनरली जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो 2 से 3 के बीच में होता है। ठीक है, कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हुआ, उसका जो रेशियो है कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, वो कौन बताता है? वो टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें बताता है। इतनी बात समझ आती है? बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या? explanation for change in rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन में जो चेंज हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो हम बोलते हैं ऑन, थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है ना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। ये चीज तो तुम्हें पता ही है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, क्यों बढ़ेगी उसको भी मैं भी बता दूंगा। एंड इट increases the collision frequency of molecule। मैंने बोला क्या? मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी, हम पढ़ चुके हैं आइडियल गैसेस के अंदर, मैंने तुम्हें पढ़ाया था केटीजी के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कि काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 nRT। मतलब अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसे मैं बोलता हूँ जो वेलोसिटी होती है VRMS वो होता है रूट में 3RT/m। मतलब मैं बोल सकता हूँ VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर दोनों ही बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। मतलब उनके कोलाइड करने की जो टेंडेंसी होगी वो ज्यादा हो जाएगी, अब ज्यादा बार वो कोलाइड करेंगे। इतनी बात समझ आती है? बोलो। बोलो यार। हाँ सर।
तो हम बोलते हैं thus increase in collision frequency will result into increase in rate of reaction, but it is not substantial explanation ना, substantial explanation नहीं है ये, but it is not substantial explanation for increase in rate of reaction by 2 to 3 times. तो हम बोलते हैं क्या, thus increase in collision frequency will result into increase in rate of reaction. हम बोलते हैं कि ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अच्छी बात है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बट ये सिर्फ इकलौता रीजन नहीं बोल सकते हम लोग कि भाई हाँ इसके भी आप पर हम बोल देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स होगी। इसके अलावा भी हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ओनली those molecules which have energy greater than threshold energy, threshold energy can undergo collision and convert into product। हम लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर कोलिजन करेगा तो वो प्रोडक्ट बना देगा, नहीं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी वही हमारे कोलिजन से उस कोलिजन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। मतलब जैसे हम लोग बताते हैं ना, एनर्जी आप कुछ ऐसा आता है, देखा है ऑर्गेनिक में, तो हर मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, जो इस बैरियर को क्रॉस कर पाएगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी वही कोलिजन करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। इसको मैं और बाद में वापस समझाऊंगा ग्राफ से, बाकी इतनी बात अभी समझ आती है? जी सर। हाँ सर। हम बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या, अकॉर्डिंग टू KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, different gas molecules travel with different speeds। हमने बोला भी है कि गैस मॉलिक्यूल के, गैस के सैंपल में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, सभी गैस के मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं, तभी तो सभी के लिए अलग अलग स्पीड होती है, तभी तो हम लोग वी एवरेज, वी RMS, वी MPS या फिर मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लोग डिफाइन कर पाए। अगर सभी का स्पीड सेम होता तो वी एवरेज, वी RMS से क्यों निकालते? तो हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू KTG डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड, एंड हम लोग बोल सकते हैं सो दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। अभी ठीक है, सभी का स्पीड अलग अलग है तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगा। तो हम बोलते हैं ओनली दोज मॉलिक्यूल्स नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ओनली दोज molecular collision can result in formation of product in which the molecule collide with certain energy।
फिर आगे लिखते हैं द मिनिमम एनर्जी which the minimum energy क्या बोले यार इसको, द मिनिमम एनर्जी which, तो लिख ही चुका हूं ना मैं, which required to complete chemical reaction is called threshold energy। तो देखो मैंने क्या बोला कि ओनली दोज मॉलिक्यूलर कोलिजन कैन अंडरगो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अभी सारे मॉलिक्यूलर कोलिजन होंगे तो सभी में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, बट वही मॉलिक्यूलर कोलिजन इफेक्टिव होंगे जिनके पास एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जो मिनिमम एनर्जी उनको लिए चाहिए कंप्लीट करने के लिए वो होता है मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो देखो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ को पहले मैं बना देता हूँ, फिर उसके बारे में बात करेंगे ना। ये मेरा ग्राफ है ना, और ग्राफ में इस एक्सिस पे तो एनर्जी और इधर मेरी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब कौन कौन क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। उसके लिए पहले तो एक लाइन बना लेते हैं हम लोग। एक लाइन तो ये रही है ना, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही है ना। अब देखो जो पहला वाला है ये, इसको क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक का एनर्जी गैप है ना, उसको हम लोग अलग से बताएंगे अभी। और एक है हमारा यहां से यहां तक का एनर्जी गैप, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी देखेंगे अभी। और एक है यहां से यहां तक का एनर्जी गैप, और एक है यहां से यहां तक का एनर्जी गैप। ये सारे एनर्जी गैप हमें पता होने चाहिए। 4 एनर्जी गैप मैंने बताए। तो पहला वाला एनर्जी गैप है, ध्यान से देखें सभी लोग, पहला वाला एनर्जी गैप है जो रिएक्टेंट से ऊपर तक, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है प्रोडक्ट की तरफ, तो ई ए फॉरवर्ड। दूसरा वाला बोलते हैं ये पी से ऊपर तक, इसको बोलते हैं ई ए बैकवर्ड, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन से जाए तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और जो ये वाला गैप है ये होता है डेल्टा एच रिएक्शन का, और इसको बोलते हैं रिएक्शन का टोटल एनर्जी। 0 से लेकर ऊपर तक कितना एनर्जी चाहिए, क्योंकि अगर 0 पे है तो टोटल इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, बट रिएक्टेंट के पास कुछ तो एनर्जी है, तो एक्टिवेशन टोटल एनर्जी के अलावा जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ग्राफ समझ आ रहा है? बोलो। हाँ सर। अब हम लोग बोलते हैं जो डेल्टा एच रिएक्शन होता है ना वो क्या है, वह एक्चुअल में है ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। अब इस रिएक्शन के अंदर देखो बड़ा कौन है, फॉरवर्ड बड़ा है या बैकवर्ड बड़ा है? डेल्टा एच का यही फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं इस पे बॉक्स बना देता हूँ, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। फॉरवर्ड बड़ा है इस रिएक्शन में या बैकवर्ड बता है? ये बैकवर्ड बता है, फॉरवर्ड बड़ा है, कौन सा है बड़ा है ऊपर? बैकवर्ड। तो हम बोलते हैं फॉर अबव ग्राफ डेल्टा एच रिएक्शन का कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक है। तो देखो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है,
मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, इसलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन इजीली प्रोडक्ट की तरफ टेंड कर जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। समझ आती है इतनी बात? हाँ सर। यहां पर एक पॉइंट लिखता हूं मैं आगे वापस अगेन, द मिनिमम amount of energy, the minimum amount of energy required to make active participation of almost all the molecules in a reaction is called एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में देखो रिएक्टेंट का कुछ एनर्जी था, उसको मिनिमम हम लोग कितना एनर्जी दें कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाए, उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्या, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा ये टी का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, देखो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, मतलब जीरो से टोटल कितना एनर्जी चाहिए बैरियर को क्रॉस करने के लिए, बट कुछ ना कुछ एनर्जी तो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होगा। तो थ्रेशोल्ड में से कितना है वो तो ठीक है, अब कितना और चाहिए उसको रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, उसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं, बोलो। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, बट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास खुद का कुछ एनर्जी, अब एक्स्ट्रा एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी वाले बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो चाहिए होता है उसको कौन सा एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये फार्मूला समझ आता है जो मैंने लिखा है? हाँ सर। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। चलिए अब कुछ पॉइंट्स लिखता हूं मैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1 क्या है, द EA, EA का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, हमेशा EA ही लिखेंगे हम लोग। EA का मतलब है एक्टिवेशन, द EA ऑफ अ रिएक्शन, EA ऑफ अ रिएक्शन depends on nature of the reaction and temperature। मतलब ठीक है, हम बोलते हैं कि अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग EA हो सकता है, बट अगर मैं रिएक्शन फिक्स कर दूं तो मेरा EA सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर सेम रखा तो दो अलग अलग रिएक्शन के लिए EA सेम रहेगा, नहीं, दो अलग अलग रिएक्शन के लिए EA सेम टेम्परेचर पर अलग अलग हो सकता है, नेचर ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करेगा। बट अगर रिएक्शन सेम है, रिएक्शन फिक्स कर दिया तो EA सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा। इतनी बात समझ आती है, बोलो। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये बात भी सही है, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कितना एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए अब रिएक्शन को करवाने के लिए, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी अब कम चाहिए होगा, तो इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट चेंज इन EA with change in temperature is negligible। तो हम लोग कंसीडर ही नहीं करते,
हम लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई, हमारा तो ये टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट है। समझ गए? हम लोग कंसिडर ही नहीं करते, तो इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ। बट क्या हमेशा कांस्टेंट होता? नहीं, चेंज तो होता बट नहीं करते हम लोग। थर्ड पॉइंट, the fraction of molecule having energy equal to or greater than threshold energy is given by e की पावर, छोटा वाला एक्सपोनेंशियल वाला e की पावर माइनस ए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बिहाफ से। हमने क्या बोला था? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी इज गिवन बाय ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। मान लीजिए टोटल 100 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसमें से सपोज करिए 80 मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है ना। 80 मॉलिक्यूल का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी का वैल्यू कितना हुआ? बोलो। 80। 0.8, 80 नहीं 0.8। फ्रैक्शन की बात कर रहा है ना, मतलब 1 में से कितना है? फ्रैक्शन इज व्हाट? 1 में से कितना है? 80 थोड़ी होगा। हाँ सर। समझे? तो कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, उनका जो फ्रैक्शन होता है वो ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी के इक्वल होता है। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। चलिए, ये तो हमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी सारी बता दी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हारेनियस इक्वेशन। हारेनियस इक्वेशन क्या होता है? तो पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या होता है? के ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। पहली चीज, इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे। काफी क्वेश्चन आते हैं हारेनियस इक्वेशन से। के इक्वल टू ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। अब के का मतलब क्या है वो तो हम पढ़ चुके हैं। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है आर्हेनियस कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। के हमें पता है, के क्या होता है? के रेट कांस्टेंट है। ए हमें पता लग गया। ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी क्या होता है वो हम बता ही चुके हैं। तो ई को लिख देते हैं। ई क्या है? ई होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी का मतलब क्या होता है? ऊपर पॉइंट नंबर सेकंड में हम लोग लिख चुके हैं। समझ गए? सर वो पॉइंट नंबर 2 दिखा सकते हैं क्या सर? वो मिस हो गया था। ओके सर। चलिए, अब हम लोग बोलते हैं क्या नेक्स्ट? इसमें एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, क्या? वैल्यू ऑफ ए, हार्डनेस कांस्टेंट है जो, वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बट ड्यू टू very negligible change in it, ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं but due to very negligible change it is considered to be temperature independent। हमने बोला है कि ए टेम्परेचर के साथ चेंज तो होता है बट बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज होता है, इसलिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि हाँ ठीक है। चलिए, अब है ना दो ग्राफ तुम्हें बनाने, इक्वेशन देख लो एक बार। इक्वेशन है के ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी।
दो ग्राफ बनाने हैं तुम्हें, ग्राफ में बनाने के लिए दे देता हूं। ग्राफ देखो, एक तो है के और टी के बीच में ग्राफ, और एक है ln के और 1/t के बीच में ग्राफ। अच्छा एक और बना लेते हैं, अब इतना बना ही रहे तो एक और सही। ये है किसके बीच में, ये है log के और 1/t के बीच में। तीनों ग्राफ बनाओ। हो गया क्या? हाँ सर। चलिए पहला वाला ग्राफ अगर हम लोग देखें, पहले तो मैं एक लाइन बना देता हूँ। अगर ये वैल्यू, पहला वाला ग्राफ, अगर इस वैल्यू को मैं a मान लूँ, है ना, ये a है सपोज करें, तो पहला वाला ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, कुछ a को टेंड करता हुआ ऐसा आएगा। k और t के बीच में ग्राफ k इक्वल टू a की पावर माइनस k इक्वल टू a की पावर माइनस e अपॉन आर टी का। सेकंड वाला ग्राफ देखो, उसको बनाने से पहले मैं एक इक्वेशन नीचे लिख देता हूँ इधर, कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं k इक्वल टू a e की पावर माइनस e अपॉन आर टी है। अगर मैं लॉग लूँ तो क्या आएगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है, अगर मैं ln को लॉग में चेंज करूं तो क्या होगा, ln को लॉग में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2.303 लिखते हैं ना, तो यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर। ठीक है, अब ln k और 1/t में ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन। ऐसा आएगा। हाँ ये जो पॉइंट होगा ये तो ln a होगा, ठीक है, और जो इसका स्लोप होगा वो कितना होगा, यही होगा। हाँ सर। सेम इसमें हम लोग देखें तो इसमें ऐसा ग्राफ आएगा, इसमें हम लोग देखें तो ये जो पॉइंट आएगा ये log a आएगा, और जो स्लोप होगा इसमें क्या होगा, माइनस ए अपॉन 2.303 आर, सब बोल सकते हैं। हाँ सर। चलिए अच्छी बात है, तो ग्राफ तो बड़े सिंपल थे। अब ग्राफ में देखो, कभी कभी log k और 1/t के बीच में ग्राफ देके स्लोप पूछ सकता है, कभी कभी ln k और 1/t में ग्राफ देके स्लोप पूछ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि किसके बीच में ग्राफ दिया है, उस अकॉर्डिंग हम लोग स्लोप डिसाइड करें। एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k is a when t tends to क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k is a when t tends to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगेन देखो इक्वेशन क्या है, k a e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो बातें बता देता हूँ। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी। अब हम लोग इसमें क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं ना, t के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनना, t के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट नहीं, सॉरी,
डी बाई डी टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना, डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो देखो क्या आएगा, डी एल एन के बाई डी टी, ये तो टी का फंक्शन है इसलिए इसको लिख दिया, एल एन ए 0 हो गया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए अपॉन आर टी स्क्वायर, क्योंकि माइनस होगा तो वो 1 अपॉन आर टी स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये तो कांस्टेंट था तो उसका कुछ नहीं हुआ। ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं नीचे करके, बोलो ठीक है। यहाँ पर है ना टी बड़ा वाला टी लिख देते हैं क्योंकि वहां भी बड़ा वाला टी लिया है। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डी एल एन के इज इक्वल टू ए बाय आर 1 अपॉन टी डॉट डी टी, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, फॉर्मूला देखो तुम तो डायरेक्ट बस, K1 T1 टेम्परेचर था तो K का वैल्यू K1 था, T2 टेम्परेचर हुआ K का वैल्यू K2 हो गया। देखो फॉर्मूला बनता है ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू A बाय R। क्या बनेगा यहाँ पर डायरेक्ट बताओ, स्टेप्स नहीं लिख रहे बार बार। क्या बनेगा, -1 बाय T2 माइनस T1। सही लिखा है। हाँ तो इस फॉर्मूले को, इसी टाइप का फॉर्मूला हमने पहले कभी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है याद करके बताओ, इसी टाइप का फॉर्मूला एग्जैक्ट डिट्टो सेम फॉर्मेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले कभी, कहाँ पढ़ा है ये ऐसा फॉर्मूला। सर T1 और T2 पे स्क्वायर नहीं आएगा। 1 अपॉन टी स्क्वायर है ना, अब इसको डिफरेंस इंटीग्रेट भी तो कर पहले, फिर उसके बाद लिमिट्स पुट करेगा ना। हाँ हाँ सर। ऐसा फॉर्मूला हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, शायद मैं तुम्हें बता दूं, ln K2 बाई K1 डेल्टा H बाई R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है। हाँ सर। तो बस वैसा ही फॉर्मूला है, इसमें क्या है हमने माना है एक्टिवेशन एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा और एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, एक टेम्परेचर पर K का वैल्यू गिवन है तो दूसरे टेम्परेचर पर मैं K का वैल्यू निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले की हेल्प से। क्लियर है इतना फंडा। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अच्छी बात है। अब है ना मैं तुमसे एक दो क्वेश्चंस पूछता हूँ। कैसे, एक चीज हमारे ये याद रखना कि, छोड़ो क्वेश्चन ही करते हैं डायरेक्ट, भी बोलेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। क्या, हम ए से बी जा रहे हैं कोई रिएक्शन, तो उसके लिए ए दे रखा है हमारे को कितना 30 किलो कैलोरी पर मोल है ना, और उसके लिए K1 डिफाइन है और A डिफाइन है। ऐसे ही कोई रिएक्शन है सी से डी जा रहे हैं, उसके लिए E दे रखा है 20 किलो कैलोरी पर मोल। इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके लिए K2 डिफाइन है और A डिफाइन है। ए दोनों के लिए सेम है, एक के लिए K1 एक के लिए K2, E दे रखा है ना। तो फर्स्ट हमें क्या बताना है, K1 300 डिग्री सेल्सियस पर और K2 300 डिग्री सेल्सियस पर कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये बताना है, बड़ा छोटा बताना है। दूसरा बताना है हमको K1 और K1 डैश, सॉरी डैश तो ऊपर आएगा, हम बोलते हैं K1 के रेशो बताने 310 अपॉन 300 पर, ऐसे ही K2 310 अपॉन K2 300, दोनों में से बड़ा छोटा कौन है ये बताना है। ऐसे ही फोर्थ हमें बताना है क्या, K1 ये 410 और ये 400 पर, और ऐसे ही K2 410 और K2 400 पर। इनमें बड़ा छोटा कौन है बस ये बताना है, करके बताओ। जो फॉर्मूला मैंने बताया उनसे ही करना है, वो ये वाला फार्मूला लगाना ln K2 बाई K1 ये बाय R और ये सब, उससे आ जाएगा।
मैथमेटिक्स से कंप्लीट, और कुछ नहीं है, बस करे ही जाना है, करे ही जाना है, इस तरह का है। करें हम लोग? बोलो। बताओ यार। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। हाँ सर। देखो इसमें क्या करना है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है ना, कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करते जाएंगे, उसे पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो पहले वाले को कैसे पता लगाएंगे, हमें पता है k इक्वल टू क्या होता है, a e की पावर माइनस ए बाई आर टी। अब देखो एक तो k1 है और दूसरा k2 है, तो k1 अपॉन k2 करेंगे तो a e की पावर माइनस e देखो एक का e है 30, देखो ऊपर देखो किलो कैलोरी पर मोल में 30 दे रखा है। r और t सेम है, r और t सेम है, और एक के लिए a है e की पावर माइनस में 20 और r और t सेम है, दोनों के लिए 300 डिग्री सेल्सियस पर ही निकाला, तो t को मैं t पुट कर देता हूँ। अब अपने थोड़ा मैथमेटिक्स लगा के मुझे बताओ कि ये वैल्यू 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? वन से छोटा होगा। छोटा होगा। 1 से छोटा होगा, ऊपर माइनस में 30 नीचे माइनस में 20 है, तो 1 से छोटा होगा, मतलब k1 अपॉन k2 1 से छोटा होगा। यहां से पता चल गया k1 k2 से छोटा है। अभी इससे ना एक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा ना, सुनते जाओ बस। सेकंड, अब हमें रेशो निकालना है, दोनों में अगर 10-10 डिग्री सेल्सियस या 10-10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा। तो देखो हमने इक्वेशन पढ़ी है क्या, ln क्या बोलेंगे, ln k2 बाई k1 इज इक्वल टू ए बाय आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, मतलब सेम रिएक्शन है, टेम्परेचर चेंज करने पर K में क्या होगा, तो इसको लिखेंगे ln। देखो जो 300 वाली है ना, मैं ऐसा करता हूँ 310 वाली को k डैश बोल देता हूँ, इसको भी k डैश, ऐसे डैश डैश बोल देता ताकि सही रहेगा। तो K2 कौन सी है, K2 T2 वाली है, मतलब K1 डैश अपॉन K1
इज इक्वल टू EA कितना है 30, R की वैल्यू 2 रखेंगे, R की वैल्यू 2 की पुट करिए, R की वैल्यू 2 की पुट करिए, बोलो बोलो बोलो। यूनिट की वजह से, क्योंकि कैलोरी है जो हम 2 पुट करते हैं। क्योंकि EA का वैल्यू कैलोरीज में दिया है, किलो कैलोरीज में, इसलिए R का वैल्यू 2 पुट किया है। ऐसे ही सेम अगर मैं ln K2 डैश अपॉन K2 निकालू तो वो आएगा 20/2, क्योंकि EA का वैल्यू 20 है, 1/300 माइनस 1/310। अब मुझे बताओ बड़ा वैल्यू कौन है? तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, ln K1 अपॉन दिस और ln K2 डैश अपॉन K2, इन दोनों में से बड़ा कौन है? ऊपर से वैल्यूज देख के बोलोगे तो K1 वाला। ये वाला वैल्यू बड़ा है ना? हाँ। और मुझे पता है क्या, K1 डैश अपॉन K1 ये ग्रेटर देन 1 ही है, या फिर K2 डैश अपॉन K2 ये ग्रेटर देन 1 ही है। मतलब 1 ही है, ग्रेटर देन का मतलब क्या है? क्यों ग्रेटर देन 1 है? क्योंकि K1 300 केल्विन पर है, K1 डैश 310 पर है, ऐसा ही K2 300 पर है और K2 डैश 310 पर है। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ता है तो ये ग्रेटर देन 1 होंगे। तो यहां से क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, K1 ये बड़ा होगा K2 डैश अपॉन K2 से? हाँ सर। ठीक है, कौन से टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर भी मेंशन करके लिख देता हूं अब से, है ना? क्या हम बोलते हैं, K1 जो 310 पर होगा और जो K2 310 पर होगा उससे ये बड़ा है। ऐसा ही अगर सेम हम लोग निकाले थर्ड वाले के लिए, जिसमें 400 से 410 के लिए पूछा है, 400 से 410 वाले के लिए पूछा है, तुम चाहो तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुम उसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा, देखो हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए था तो ज्यादा बेटर रहता, बट कोई बात नहीं, तुम उसको भी कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या, तुम्हें पता चलेगा कि K1 410 अपॉन K1 400 वाला वैल्यू छोटा हो गया है K2 410 डिवाइडेड बाय K2 400 से। कैसे आया? वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लेना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारे तीनों रिजल्ट मैंने निकाले। अब तीनों रिजल्ट से मैं क्या बोलता हूँ, इनसे जो कंक्लूजन निकला है उसको मैं बताता हूँ तुम्हें, उसको मैं नोट में लिखता हूँ। क्या? when we are comparing two reactions and A1 is equal to A2, वही किया था हमने, हम दो रिएक्शन को कंपेयर कर रहे थे, दोनों का A1 A2 A के इक्वल ले लिया था। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसमें, फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विथ A सेम होना चाहिए, रिएक्शन विथ ग्रेटर EA will have lesser value of K at given temperature। हम बोलते हैं जिस रिएक्शन का EA ज्यादा होगा उस रिएक्शन के लिए K का वैल्यू कम होगा। यही चीज हमने फर्स्ट में प्रूव करी थी, EA फर्स्ट का ज्यादा था तो इसलिए उसका K कम हो गया है। समझ में आती है बात? हाँ सर। सेकेंड पॉइंट, the change in the value of rate constant K will be more for the reaction which have greater value of EA, और ब्रैकेट में लिख देता हूं डेल्टा T इज सेम फॉर बोथ। हम बोल रहे हैं द चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K विल बी मोर फॉर द रिएक्शन विच हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ EA, डेल्टा T इज सेम फॉर बोथ।
अगर डेल्टा टी सेम है दोनों रिएक्शन के लिए, मतलब टेम्परेचर सेम है, तो जिस रिएक्शन का EA का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें रेट कांस्टेंट में ज्यादा चेंज आएगा। सेकंड वाले में हमने यही देखा था कि देखो फर्स्ट वाले रिएक्शन का EA ज्यादा था तो उसके 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन चेंज किया टेम्परेचर, तो उसके K में ज्यादा वेरिएशन आया है। इतनी बात समझ आती है? हाँ हाँ सर। थर्ड पॉइंट खतरनाक है थोड़ा। थर्ड पॉइंट क्या है? द चेंज इन वैल्यू ऑफ K becomes less sensitive as temperature increases। हम बोलते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर में चेंज सेम है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पर 300 से 310 डिग्री किया और यहाँ पर मान लीजिए 500 से 510 डिग्री किया, टेम्परेचर में चेंज सेम है। 300 से 310 किया, 500 से 510 किया, बट के अब टेम्परेचर को लेकर लेस सेंसिटिव हो जाएगा। मतलब अगर के मान लीजिए यहाँ पर के से के 2K हुआ है, तो यहाँ पर के मान लीजिए 5K था तो वो 6K ही होगा। मतलब यहाँ पर डबल हुआ बट यहाँ पर नहीं होगा ऐसा। क्यों? हम बोल रहे हैं जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएगा के टेम्परेचर को लेकर लेस सेंसिटिव होता जाएगा। हमेशा हर रिएक्शन में ये वैलिड है। समझ गए मेरी बात? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा ही हुआ था थर्ड वाले पॉइंट में कि हमने टेम्परेचर अब 400 कर दिया, तो जो पहले वाला के था वो लेस सेंसिटिव हो गया, तो उसमें उतना ज्यादा चेंज नहीं आया और वैल्यू के अकॉर्डिंग दूसरा वाला उससे आगे निकला। चलिए लास्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट on the value of rate constant। रेट कांस्टेंट की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा? तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लगता है कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट की वैल्यू पर क्या इफेक्ट करेगा? सर वो रेट बढ़ा सकता है। नथिंग, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। कितनी बार बताएं? हाँ सर। अब इसी चीज को हम लोग प्रूव करेंगे, है ना। कैटलिस्ट डालने से रेट फास्ट हो जाती है जनरली, है ना। अगर वो स्लो नेगेटिव वाला कैटलिस्ट नहीं है तो हम बोलते हैं जनरली कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन फास्ट हो जाती है। फास्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि कैटलिस्ट हमारे जो ये बैरियर है इसको नीचे ला देता है थोड़ा। मान लीजिए उसने इस बैरियर को नीचे ला दिया थोड़ा। अब कैटलिस्ट की हेल्प से जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बना, ठीक है। अब जो मेरा EA है वो x से कम हो गया, तो मान लीजिए अब हो गया ये EA माइनस x, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ तो है विदाउट कैटलिस्ट, और जिसमें बैरियर थोड़ा कम हुआ, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, इसको बोल रहे हैं विद कैटलिस्ट, है ना, विद कैटलिस्ट। चलिए इतनी बात समझ आती है। एक में के EA था, एक में EA माइनस x हुआ, कैटलिस्ट डाला तो बैरियर कम हुआ, मतलब कैटलिस्ट एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इससे मेरी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि भाई के चेंज नहीं हुआ। समझ में आती है बात? हाँ सर। अब इसमें ना देखो मैं एक चीज लिख रहा हूं, मैं ना कैसे लिखूंगा, विदाउट कैटलिस्ट को तो मैं लिखूंगा विदाउट कैटलिस्ट, है ना, उसको तो मैं कुछ सिंबल से लिखूंगा क्योंकि बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखना। विदाउट कैटलिस्ट को तो मैं लिखूंगा WO, है ना, और विद कैटलिस्ट को लिखूंगा मैं क्या, W, ओनली W। विदाउट कैटलिस्ट WO, विद कैटलिस्ट W। सिंबल मैं अपने बना लिए मैंने मन से, तो मैं क्या बोलता हूं के विदाउट कैटलिस्ट इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT, ऐसा बोल सकता हूं। हाँ सर। और के विद कैटलिस्ट क्या बोल सकता हूं, A e की पावर माइनस EA माइनस x अपॉन RT। एक्टिवेशन एनर्जी अब EA माइनस x हो गया विद कैटलिस्ट।
बोलो। हाँ हाँ सर। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं हम लोग। हम बोलते हैं k विद कैटलिस्ट इक्वल टू k a e की पावर माइनस e a बाय आर टी डॉट e की पावर x अपॉन आर टी। इसको थोड़ा एक्सपेंड करके मैंने लिख दिया तो ऐसा हो गया। तो ये क्या बन गया, के डब्ल्यू इज इक्वल टू के डब्ल्यू ओ डॉट ई की पावर एक्स बाय आर टी। ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है। अब ऐसा है तो देखो के क्या होता है एक्चुअल में, के होता है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ऐसा ही होता है, बोलिए। हाँ सर। तो हम बोलते हैं ऐसा ही लिखे हम लोग, तो के फॉरवर्ड विद कैटलिस्ट वाला क्या होगा, के फॉरवर्ड विदाउट कैटलिस्ट डॉट ई की पावर एक्स बाय आर टी। ऐसे ही हम लोग लिखें के बैकवर्ड विदाउट कैटलिस्ट इक्वल टू के बैकवर्ड विदाउट कैटलिस्ट डॉट ई की पावर एक्स बाय आर टी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग के निकालें, तो के फॉरवर्ड विद कैटलिस्ट डिवाइडेड बाय के बैकवर्ड विद कैटलिस्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, के फॉरवर्ड विदाउट कैटलिस्ट इक्वल टू के बैकवर्ड विदाउट कैटलिस्ट। ई की पावर एक्स बाय आर टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, के विद कैटलिस्ट इक्वल टू के विदाउट कैटलिस्ट, मतलब के का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज हमने यहाँ से प्रूव कर दी। समझ आती है इतनी बात? हाँ सर। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, यही चीज याद क्या रखना है, काम का क्या है, हमारे डेरिवेशन काम का नहीं है, हमें बस ये याद रखना है भाई कैटलिस्ट से रेट कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं चैप्टर का, रेडियो एक्टिविटी। ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा इससे पूछा भी नहीं जाता। इसमें जो सबसे काम की बात है वो है फर्स्ट क्या, ऑल रेडियो एक्टिव डीके reactions are first order reaction। ये सबसे काम की बात है कि सारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। जैसे मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन मैंने लिखी, A gives B plus C, तो T इक्वल टू 0 पर अगर इसका N नॉट था तो T इक्वल टू T पर क्या हो जाएगा, NT हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले तो देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, जैसा वहां पर लिखते थे माइनस dN बाई dt, वहां पर लिखते थे dA बाई dt इज इक्वल टू, वहां पर लिखते थे के ए, यहाँ पर लिखेंगे लैम्बडा एन। वहां पर के था या लैम्बडा था, लैम्बडा क्या है, लैम्बडा है रेडियो एक्टिव डी के कॉन्स्टेंट। सेम है सब कुछ, बस ए की जगह एन आ गया है, के की जगह लैम्बडा आ गया है। अब वो जो दिया है हमें उसको अगर सॉल्व कर लें तो सेम वैसा ही डेरिवेशन बनेगा, सेम वैसा ही फार्मूला आएगा। तो फार्मूला कैसे आएंगे, एक तो आएगा एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी, सेम फर्स्ट ऑर्डर वाला फार्मूला, या फिर फार्मूला आएगा लैम्बडा टी इज इक्वल टू एल एन एन नॉट अपॉन एन नॉट माइनस एक्स, या फिर लैम्बडा टी इज इक्वल टू एल एन एन नॉट अपॉन एन टी। ये बात समझ आ जाती है, बोलो। अरे फॉर्मूले समझ आते हैं क्या? हाँ सर। ये एकदम वही फॉर्मूले जो फर्स्ट ऑर्डर में थे, बस सी टी की जगह एन टी हो गया है, सी नॉट की जगह एन नॉट हो गया है, के की जगह लैम्बडा हो गया है, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब इसको देखो हम लोग अलग अलग तरह से हाँ डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, एन नॉट बाय एन टी को एन नॉट बाय एन टी की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, डब्ल्यू नॉट बाय डब्ल्यू टी की टर्म्स में भी, और ए नॉट बाय ए टी की टर्म्स में भी। अब स्मॉल एन और स्मॉल एन नॉट स्मॉल एन टी क्या है, स्मॉल एन वाले तो मोल्स को बताते हैं कि भाई मोल्स क्या है, डब्ल्यू वाले वेट को बताते हैं, ए किसको बता रहे हैं, ए मान लो एक्टिविटी को बता रहे हैं, और कैपिटल एन किसको बता रहा है, वो न्यूक्लियाई को बता रहा है। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके में न्यूक्लियाई ही चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कार्बन था, कार्बन से वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, फिर नाइट्रोजन से कार्बन में कन्वर्ट हो गया, तो
पहले नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई था, फिर वो कार्बन का न्यूक्लियाई बन गया। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें गिवन होगा N0 का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियस है एट t इक्वल टू 0 पर, और Nt का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू t टाइम पर। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन वेट की फॉर्म में भी आ सकता है, न्यूक्लियाई की फॉर्म में भी आ सकता है, मोल्स की फॉर्म में भी आ सकता है, कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में भी आ सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं टी हाफ डिफाइन करूँ तो सेम होगा, ln 2/k होता था वहां, k की जगह लैम्बडा आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर टी एवरेज डिफाइन करूँ तो टी एवरेज वहां होता था 1/k, यहाँ हो जाएगा 1/λ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ एक्टिविटी की। यूनिट क्या है हमारी, कि किस यूनिट को यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे वहां पर करते थे ना हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट लिखते थे कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब मोलरिटी पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग यूनिट बोल देते हैं। अब यहाँ पर यूनिट क्या है उसको लिख देते हैं हम लोग यूनिट ऑफ एक्टिविटी। कौन कौन सी यूनिट हमें दे सकती है, जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब हमारा जो डीके हो रहा है उसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है। तो पहले यूनिट होती है इसकी डीपीएस। डीपीएस का मतलब डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये यूनिट हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन का। सेकेंड हम लोग बोलते हैं इसका यूनिट हो सकता है क्यूरी, इसको CI से रिप्रेजेंट किया जाएगा। थर्ड इसका यूनिट हो सकता है रदरफोर्ड, इन साइंटिस्ट ने इनके ऊपर काम किया था इसलिए उन्होंने अपने नाम पे यूनिट दे दी क्यूरी रदरफोर्ड। अब कन्वर्जन हमें आना चाहिए, 1 क्यूरी is equal to 3.7 into 10⁻10 dps. 1 Rutherford is equal to 10⁻6 dps, disintegration per second। क्वेश्चंस करोगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो इतना ही है एक्टिविटी में, हाँ रेडियो एक्टिविटी में काम का, बाकी तो कुछ ज्यादा काम का नहीं है। बाकी तो क्वेश्चंस जैसे आते जाएंगे हम समझते जाएंगे। समझ में आती है बात? बोलो। हाँ सर। चलिए, तो हमारा एक चैप्टर और खत्म हो गया। अब देखो हमारे पास पढ़ने को अब बचा क्या है मेन, क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल ना। एक सेकंड रुको, मैं सीक्वेंस देख लेता हूँ। तुम्हारे को प्लानर थोड़ी मिला है इस बार, मिला है क्या प्लानर? नहीं मिला सर। केमिकल का कार्बोनिल कंपाउंड। इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव से स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। हार्डली 3 लेक्चर में कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बचा नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में ज्यादातर क्वेश्चंस रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं ORM1 में। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स भी हम लोग ORM1 में पढ़ चुके हैं, और भी दूसरी रिएक्शन वो भी हम लोग ORM1 2 3 4 एरोमेटिक कंपाउंड, इन सभी में कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो उसको देखेंगे। फिर उसके बाद एक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी है, तो पहले इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं या फिर पहले कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ाऊं? सब कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल मतलब ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हो? बोलो। इक्विवेलेंट इनऑर्गेनिक का है क्या? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट था ना वैसे ही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। सर कार्बोनिल ही स्टार्ट करिए। कार्बोनिल ही स्टार्ट करें? मैं सोच रहा हूँ इक्विवेलेंट पढ़ा देता हूँ, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है, तो इक्विवेलेंट पढ़ाएं कार्बोनिल पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं साला समझ नहीं आया। कार्बोनिल ही पढ़ा देते हैं छोड़ो, क्योंकि इक्विवेलेंट में भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़े से एक दो लेक्चर में खत्म कर देंगे हम। चलिए ठीक है, फिर कार्बोनिल ही हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। फिर तुम पढ़ाई वढ़ाई करो, अब हमने ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट खत्म कर ली है पूरी,